नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिंचाई करते हुए शहर में घरों को ढहाने को अमानवीय और अवैध बताया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई अत्यधिक तरीके से की गई और कहा कि देश में कानून का शासन है, नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता। बेंच ने कहा कि इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आश्रय का अधिकार कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस अधिनियम में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को मौजूद रहने के अनुसार बनाए रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि 1991 के कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 से अधिक याचिकाएं, जिनमें वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई मुख्य याचिका भी शामिल है, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस बीच मंगलवार को सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच से कानून के छात्र नितिन उपाध्याय ने आग्रह किया कि उनकी याचिका पर भी लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद संशोधित वक्फ विधेयक पर बुधवार को लोकसभा में विचार किया जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 8 घंटे की प्रस्तावित चर्चा के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बहस का जवाब देंगे और इसे पारित करने के लिए सदन की मंजूरी मांगेंगे। सूत्रों ने ये भी बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा इन दिनों देश की राजनीति में गरमाया हुआ है। कई मुस्लिम संगठनों समेत विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसीलिए हैं क्योंकि भाजपा हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भाजपा हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं ओवैसी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल की तारीफ करेंगे तो वो अपने राजनीतिक कारणों की वजह से करेंगे, लेकिन अगर 5 साल के बाद आप जनता के सामने जाएंगे तब आप क्या जवाब देंगे। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव तब होगा जब वे यानी बीजेपी चुनाव आयोग को निर्देश देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के नेता, सभी केंद्रीय मंत्री अब बिहार का दौरा करेंगे। अमित शाह भी कुछ दिन पहले बिहार आए थे। वे गृह मंत्री हैं। वे पीएम मोदी के बाद दूसरे सबसे मजबूत मंत्री हैं, लेकिन यह दुखद है कि वे केवल झूठ बोलते हैं और गलत डेटा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीति उनके लिए पूर्णकालिक काम नहीं है और वह दिल से योगी हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी प्राथमिक भूमिका उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करना है, जैसा कि उनकी पार्टी ने उन्हें सौंपा है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और पार्टी ने मुझे राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए यहां रखा है। राजस्थान के बाराम जिले में सोमवार को ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। इस मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में बाराम जिले के एडिशनल पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने मीडिया को बताया कि ईद की नमाज के बाद बाराम शहर में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों और विशेष तौर पर तथाकथित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए। उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद और इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने बताया कि नारेबाजी के बाद माहौल थोड़ा गर्मा गया था। इसके बाद ये लोग ईदगाह से मांगरोल रोड पर अंजुमन चौराहे पर पहुंचे और वहां डीजे लगाकर नारेबाजी की। पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद से बाराम शहर में दूसरे समुदाय के लोगों में भी आक्रोश है। एएसपी राजेश चौधरी के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा
196, 299, 353 के तहत कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 14 लोगों को नामजद किया है और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि गजा के संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करना चाहिए। बता दें कि ये बयान इस्राएली सेना के हमले में 15 लोगों के मारे जाने के बाद आया है। मरने वालों में एक सहायक चिकित्सक, नागरिक सुरक्षा कर्मी और एक संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी शामिल थे। इन मौतों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है वह हमास की वजह से हो रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 23 मार्च को हुए सिलसिलेवार हमलों में 5 एम्बुलेंसों, एक दमकल गाड़ी और एक यूएन की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस बीच इस्राएली सेना का दावा है कि उन्हीं वाहनों को निशाना बनाया गया है जो बिना हेडलाइट या आपातकालीन संकेतों के चलाए जा रहे थे। आईडीएफ ने कहा है कि इन हमलों में हमास का सदस्य और कुछ अन्य लड़ाके भी मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 29 मार्च को ईरान पर बमबारी करने को लेकर धमकी दी थी, जिस पर अब ईरान की ओर से पलटवार किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली लारिसानी ने सोमवार 31 मार्च को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका या उसके किसी सहयोगी की ओर से हम पर हमला किया गया तो ऐसे में ईरान को भी परमाणु हथियार को हासिल करना ही होगा। एनबीसी न्यूज के एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई का यह बयान शनिवार 29 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दी गई उस धमकी के बाद आया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करता तो वह ईरान पर बमबारी कर देंगे। जिसके बाद अब खामेनेई ने कसम खाते हुए कहा है ट्रंप ने अपनी धमकी के तहत इस्लामिक रिपब्लिक पर बमबारी की तो वह भी इसके जवाब में करारा हमला करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार ने सरकारी टीवी से कहा कि हम परमाणु हथियारों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यह ईरान के परमाणु मामले में कुछ गलत करते हैं तो आप ईरान को उसकी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार की ओर बढ़ने के लिए मजबूत कर देंगे। तो आप ईरान को उसकी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे। ईरान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आप ये बिल क्या देश में नफरत फैलाने, लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए ला रहे हैं। सिंह ने पूछा कि आप ये बिल क्यों ला रहे हैं। बीजेपी ये बिल देश में नफरत फैलाने के लिए ला रही है और इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई और मकसद नहीं है। आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है और कल ये मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च के खिलाफ आएगा। इसलिए इसका समर्थन किसी भी धर्म को मानने वाले इंसान को नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की पाबंदी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना सही है, कांवड़ यात्रा भी चलती है, अभी आरएसएस की परेड सड़क पर हो रही है तो हमें भी सड़क पर नमाज पढ़ने दीजिए। हर धर्म के त्योहार सड़क पर ही मनाए जाते हैं। अगर इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही है। ओवैसी ने कहा कि देश का कोई एक धर्म नहीं है, इस देश की खूबसूरती इसकी विविधता में है। ओवैसी ने ये भी कहा कि आप सिर्फ एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और वह आरएसएस की विचारधारा है जो संविधान से टकराती है। आपको बता दें कि ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई थी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और साथ ही जिक्र किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह टिप्पणी यूनुस ने हाल ही में 4 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान की। इसका एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से से 7 राज्य 7 बहनें कहलाते हैं। वे चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए यूनुस ने कहा कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि 7 सिस्टर्स स्टेट यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। ये अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं।
ये राज्य भारत के पूर्वी छोर पर स्थित हैं और म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चीन से सीमा साझा करते हैं। चिकन नेक के माध्यम से ये मुख्य भूमि भारत से जुड़े हैं, जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खास बनाती है। अब मोहम्मद यूनुस की इसी टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि उनका ये बयान अति निंदनीय और आपत्तिजनक है। सीएम शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस का बयान, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर स्टेट को घिरा हुआ बताया गया है और बांग्लादेश को उनके संरक्षक के रूप में पेश किया गया है, अपमानजनक और बेहद निंदनीय है। पूर्वोत्तर को महत्वपूर्ण मार्ग से काटने का खतरनाक सुझाव दिया है। इसीलिए चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और आसपास अधिक मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। चिकन नेक को प्रभावी ढंग से दरकिनार करते हुए पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाले वैकल्पिक सड़क मार्गों की खोज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.